उसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। कल वाले सवाल में ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में जब वो चार्ज एयर में रखा हुआ हो, चार्ज था Q1 और मान लो चार्ज था Q2, दोनों सेम चार्जेस थे क्या बाबू? हाँ, दो इक्वल चार्ज एयर में रखा हुआ था और उनके बीच एयर में कुछ डिस्टेंस पे नहीं पता, चलो r डिस्टेंस पे रखा हुआ था, तो इनके बीच फोर्स लग रहे होंगे, फोर्स इन एयर ये हो रहा होगा कितना? अब चुप हो, बोलने का टाइम दिए थे तब नहीं बोला था, अब हम बोलेंगे K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो सेम है, स्क्वायर K की जगह पे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और आर स्क्वायर, पहला इक्वेशन। अब हमसे ये कहा गया कि इन दोनों चार्ज से इसको एक मीडियम में डाल देते हैं, ऐसे मीडियम में जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2 है, इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे उसी डिस्टेंस में किसी मीडियम में डालोगे, आप ही बताओ, फोर्स तो घट जाएगा, नियम के हिसाब से हाफ हो जाना चाहिए, सीधा सीधा। लेकिन ये कह रहा है कि देखो हाफ हमको नहीं करना है, अगर आप इसे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंसर्ट करोगे तो फोर्स तो 50% डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा बाय 50%, रिड्यूस बाय 50%। इसका ये मतलब हुआ आधा हो गया। लेकिन बोला कि नहीं कुछ ज्यादा घट गया है, ऐसा करते हैं फोर्स को थोड़ा कम घटाते हैं। तो क्या करें सर? तो थोड़ा सा चार्ज निकाल लेते हैं, इससे भी थोड़ा चार्ज निकाल लेंगे, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी तो फोर्स तो कमेगा ही ना। तो बोला कि थोड़ा सा चार्ज निकाल लेते हैं। तो अब चार्ज इस पे इतना नहीं रहा, अब इस पे चार्ज कुछ और हो गया है, दोनों में बराबर बराबर चार्ज रिमूव किया गया है, कल भी बता दिए थे हम। तो अब इस पे वो चार्ज तो नहीं रहा, वो चार्ज नहीं रहा, डिस्टेंस वही रहा, लेकिन मीडियम वो नहीं रहा। तो दो चीजें बदली हैं, एक चार्ज दूसरा मीडियम। तो आप एक बात बताओ हमें, आपको पता है कि फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल टू K के बराबर होता है कि नहीं होता है? फोर्स, अब ये बताओ, अगर हम बात करें फोर्स इन एयर तो ट्वाइस ऑफ फोर्स इन मीडियम होना चाहिए, ठीक। हम मान लेते हैं कि शुरू में फोर्स कितना था? 100 था, शुरू में फोर्स कितना था, इसको हमने लेट कर लिया, 100F था, कोई दिक्कत? हमें रिक्वायर्ड फोर्स कितने चाहिए? 28% डिक्रीज, मतलब कितना? 100 माइनस 28, मतलब हमको 72 चाहिए। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोर्स होंगे वो कितने होने चाहिए? 72F होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो। अब जरा ध्यान से देखो, ये 72F है फोर्स इन मीडियम, बोलो। फोर्स इन मीडियम 72F है, कुछ नहीं करना है, 72F इक्वल टू 2 का 2 रहने देते हैं, फोर्स इन मीडियम को लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो यहां पे Q1 Q2 तो सेम होगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये यहां पे जो एप्सिलॉन आर आता नहीं, वो ये न है, बोलो। ऐसा कर सकते हैं, बस आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, दोनों को अब कर दो डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 हमारा है कितना? 100F इक्वल टू Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 72F कितना था? 2Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बोलो, यहां तो कोई दिक्कत? जो चीजें हट रही उसे हटा देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रिमूव हो गया, 2 से ये F से F चला गया, 2 से ये 36 हो गया। तो 100 बाय 36 इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय स्मॉल q स्क्वायर। करोगे तो स्मॉल q और q का रेशियो आ जाएगा कितना? 10/6। अब हमें चार्ज में परसेंट, ये नया वाला चार्ज है, कितना घटा, यानी कि परसेंट चेंज इन स्मॉल q निकालना है। चेंज इन q पहले कितना था? 10, बाद में कितना हुआ? 6, 10 - 6 बाय ओरिजिनल कितना था?
10 इंटू 100% कर दिए, कितना आया? 40% चार्ज रिमूव हुआ। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं, कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है, बस फोर्स, हाँ ठीक है, दिखा देते हैं। देखो 2-3 सवाल पहले कर लेते हैं, फिर अगले लॉ पे चलेंगे। पहला सवाल देखो, हमसे पूछा गया है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास Q1 और Q2, दो छोटा छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.6 मीटर है। बताइए कम से कम इनके बीच फोर्स कितने लग सकते हैं? देखो अब बोलोगे सर Q1 Q2 बताइए, कंसेप्ट Q1 Q2 में ही है। Q1 Q2 कहां से आएगा? इस वाले पॉइंट से आएगा, इस वाले वर्ड से आएगा, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तो डिस्टेंस के साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसका मतलब आप बस सबसे छोटा चार्ज लेना है आपको, क्योंकि चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज जितना छोटा होगा उनके बीच लगने वाले फोर्स किसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे उतने ही छोटे होंगे। तो हमें सबसे छोटा चार्ज लेना है। और बताइए सबसे छोटा चार्ज हमारे पास कौन सा अवेलेबल है? 1 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज लेना है, समझ गए? सबसे छोटा चार्ज नहीं, सबसे छोटा चार्ज कितना है हमारे पास अवेलेबल? 1e है ना, तब तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपके इनके बीच फोर्स निकालिए, तो फोर्स मिनिमम फोर्स बिटवीन देम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नहीं, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 का भी वैल्यू उतना ही रखोगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी दूसरा चार्ज लोगे तो बड़ा चार्ज आ जाएगा। तो सबसे छोटा वाला चार्ज हमने रखा बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर तो आपको कह रखा है कितना? 1.6 का स्क्वायर। तो 1.6 का स्क्वायर से 1.6 कट्टो और ये हो गया 9 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे 19 दूना 38 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 29। 19 दूना 38 में से 9 जाएगा तो 29। गलत है क्या? नहीं ना, इतना न्यूटन। यहां पे बस ये शब्द था जिसको आपको ऑटोमेटिक खुद ब खुद समझना था, इसीलिए हमने इसको टिपिकल कहा। टिपिकल मतलब आपको अपना थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा। पहला वाला क्लियर है? पहला वाला सॉल्यूशन क्लियर है बाबू? पहले सेकंड वाला देख लेते हैं, फिर साथ में करेंगे। आइए, सेकंड वाला क्या है कि 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा तो कुछ फोर्स डेवलप हुआ, कितना? 40 न्यूटन। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? डिस्टेंस कम हुआ है तो फोर्स तो बढ़ना ही चाहिए, कितना बताइए? देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या, आप बनाइए पहले इसे, जैसे इसके बीच फोर्स कितना लगना है? 40 न्यूटन। कब? जब इन्हें 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दो चार्ज को रखा गया है, Q1 Q2 बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर। अब क्या हुआ कि नया वाला डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर कर दिया गया, मतलब नया वाला फोर्स हमें नहीं पता कि Q1 Q2 तो वही रहा एज इट इज, डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ, 50 का आधा ही हुआ है ना। देखो क्या हुआ कि Q1 Q2 बाय कर सकते हैं आप आर स्क्वायर इंटू 4, नहीं 4 चला जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो F डैश नया वाला जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना हमें ऑलरेडी पहले से पता है 40, तो 40 इंटू 4 बराबर 160 न्यूटन। अदरवाइज आप डायरेक्ट ये समझ सकते थे, सुनो, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजेज, फोर्स इंक्रीजेज स्क्वायर टाइम्स में, तो डिस्टेंस कितना घटा है? हाफ हुआ है। डिस्टेंस नहीं, r क्या हुआ है? r बिकम्स 1/2, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बोलो तो? 1/4। तो फोर्स बिकम्स, नया वाला फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीजेज, तो 4 टाइम्स इंक्रीजेज। ओरिजिनल फोर्स कितना था? 40, 160। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बोलो। नहीं, या तो बनाइए या तो समझिए, एक ही बात है। क्लियर? गुड। अगला सवाल आप लोग ट्राई किए हैं क्या? लिखे नहीं थे, ट्राई करने बोले, इतना देर वेट काहे कर रहे थे हम आपका? ट्राई करने के लिए, इसलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे थे ना, कि तब तक आप लोग ट्राई करते। कोई बात नहीं, अब आपका ये ट्राई करने का समय निकल गया, अब हम करेंगे।
देखो समझा लें, पहले समझ ले, बाद में नोट कर लीजिएगा, नहीं मिटाएंगे, ठीक। समझ लेते हैं, पहले समझ लीजिए। प्रॉब्लम कराने का मतलब होता है मकसद कंसेप्ट समझाना ना, तो आप समझेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम का कोई मकसद नहीं रहेगा। आइए, कह रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट सम सेपरेशन इज 225 न्यूटन। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच कुछ सेपरेशन था, कितना R, तो इनके बीच अभी इनिशियल फोर्स कितना है 225, 225 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया, तो भाई सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा ही। सेपरेशन कितना बड़ा है 50%, तो नया वाला डिस्टेंस निकाल लें हम लोग, R प्लस 50%, R प्लस 50%, R का R प्लस 50% ऑफ R। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, हाँ 2, तो इसको कह सकते हैं 1.5 R सीधा, 3/2 R का मतलब 1.5 R, 1.5 गुना हो गया है डिस्टेंस। 50% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आधा बढ़ा, मतलब 1.5 गुना हो गया है डिस्टेंस। चलो अब नया वाला फोर्स निकाल लें। नया वाला फोर्स के बारे में तो हमें आइडिया है नहीं, कोई बात, नया वाला फोर्स फाइंड करना है ना, तो K वही रहा, Q1 Q2 वही रहा, बस डिस्टेंस 1.5 का स्क्वायर हो गया, 1.5 R का स्क्वायर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नया वाला डिस्टेंस 1.5 R है हमारा, लिखोने के लिए। अब ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू 1.5 का स्क्वायर, 1.5 अलग कर दिए। और क्या ये वैल्यू कितना है हमारा, जरा देखो तो, ये वैल्यू हमारा 225 के बराबर है, तो नया वाला फोर्स हो गया 225 बाय 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25। बताइए जब इसे कटाइएगा कितना आएगा, 100 न्यूटन आएगा। ये क्लियर है? तब तक इसे छापो, और जो लोग छाप रहे हैं, जो लोग नहीं छापना है जिसे, वो इसे ट्राई करो, और जल्दी, इसके लिए आपके पास 2 मिनट का समय होगा। देखो सवाल बढ़िया था, इसमें थोड़ा सा सोचना था। अब करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 इक्वल पॉजिटिव आयंस इज इतना, ठीक। 2 पॉजिटिव आयन के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जो कि दे रखा है। हमसे यह पूछा गया है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रम हो, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं। अजीब नहीं लग रहा है? क्या बोल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन मिसिंग, इलेक्ट्रॉन मिसिंग ना। आप ये बताइए पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की मिसिंग से ही तो बनता है। ओहो, पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? तो भाई कितने पॉजिटिव चार्ज हैं अगर पता चल जाए आपको, तो कितने, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मिसिंग। एक अगर इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज बना, एक पॉजिटिव आयन बना। भाई अगर आप, मतलब आपको क्या पूछा गया है, चार्ज पूछा गया है कितना है। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन पता चल जाए या चार्ज पता चल जाए, आयन्स निकल गया। तो देखो अब हम लोग तो बनाए कैसे सर ना, ओवरऑल आपको चार्ज फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। बताइए F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। फोर्स कितना है हमारे लिए बताओ तो, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 का वैल्यू सेम है, सीधा Q स्क्वायर कर दे, Q1 भी Q, Q2 बाय Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बाबू 5 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं 10 टू द पावर -10, तो एक एंगस्ट्रम, तो हमारे पास 5 एंगस्ट्रम है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया और स्क्वायर कर दिए। आइए हमें Q निकालने हैं, जरा Q स्क्वायर इक्वल टू करें, Q स्क्वायर करिएगा तो 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसे सॉल्व करना है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 दूना 18 20 38, और ये हो गया 3.7 इंटू 25 बाय 9 इन 10 टू द पावर -38। अगर Q निकालना हो तो ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इन सब का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा।
तो 3.7 इंटू 25/9 इंटू 10⁻⁻⁻38। आप बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ करें, कहाँ करें ना, देखो कहाँ जगह है, अच्छा बोर्ड उधर है, खुल जा सिम सिम। हाँ अब देखो, तो हम लोग करने वाले हैं Q का वैल्यू फाइंड, और ये है 3.7 इंटू 10 इंटू 25/9 इंटू 10⁻⁻38। अब बताइए 25 का तो होगा 5, बोलो बोलो, 9 का तो होगा 3, 3.7 है लगभग 4 के आसपास, मान ले 2, लगभग 2 मान लेते हैं, फिर बाद में देखना क्या करेंगे। इंटू 10⁻, इसका आधा हो जाएगा -19, 5 दूना 10 है, 5 2 जा 10/3, 10/3 का मतलब होता है 33, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्यों, अच्छा कोई बात नहीं, 5 2 जा 10, 10/3, 10/3 मतलब 3.33 होता है नहीं, कैलकुलेशन तो हम कुछ और किए थे, देखो हम कैलकुलेशन करके रखे थे इसको, कट्टो मतलब मल्टीप्लाइड कर रखे हम कैलकुलेटर में, तो मल्टीप्लाइड करने के बाद कहाँ गया ये 1000 आया था, 1028 आया था, अच्छा बोर्ड पे ही किए थे, सॉरी बोर्ड पे ही किए थे, ये वैल्यू आया था आपका कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल, समझ गए, स्क्वायर करने के बाद ओवरऑल आया था कितना, 2 आया था, ये वैल्यू लगभग 1028, ये आया था आपको कितना 1028 इंटू 10⁻⁻38, ये आया था जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक है, ये आया था 3.2, सही था, वैसे भी सही था, कोई बात नहीं। जब आप इसके सॉल्व करेंगे सर, तो अभी कितना आया था देखा आपने ना, अभी आया था 25 का 5, 9 का 3, और इसका लगभग हम लोगों ने कितना माना है, लगभग माना है इसको हम लोगों ने 2 इंटू 10⁻⁻19, और ये वैल्यू आया है 3.33 इंटू 10⁻⁻19। क्या 3.33 होगा कि 3.33 से कम होगा, क्योंकि यहां पे हमने इसको 4 माना है, तो ओवरऑल जो आता है कैलकुलेशन के हिसाब से ये आता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये 16 दूना 32 हो जाना चाहिए था। आई बात समझ में, ये आया आपका क्या Q। अब बताइए Q इक्वल टू NE से N आएगा, है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही आता है, ये N ही तो देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N बराबर Q/E, Q का वैल्यू अभी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बाय E का वैल्यू आया कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कट्टो आंसर कितना आया 2। अच्छा सवाल था, देख लो, नोट कर लीजिए। देखो अगला टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए ही कंसेप्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बार बार हम क्या बोले थे कि अगर सबसे ज्यादा टाइम कोई भी कंसेप्ट रिपीटेड होगा तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई भयंकर सा कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं कि ये आपको जैसे एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज फोर्स लगाएंगे तो सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स कैसे निकालेंगे, सबका वेक्टर सम, और यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए हेडिंग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कहता है सम ऑफ नेट फोर्स, ये कहता है कि नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस
ड्यू टू अदर चार्ज। वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ड्यू टू अदर कहो या ऑल चार्जेस कहो, ड्यू टू ऑल चार्जेस ऑन दैट चार्ज। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ये Q, ठीक है, पॉजिटिव डजंट मैटर। इस Q से कुछ डिस्टेंस पे एक Q1 रखा हुआ है R1 डिस्टेंस पे, तो ये भी इसे रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा होगा। मान लीजिए कोई दूसरी डिस्टेंस पे R2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है आपका Q2, ये भी इसे अपनी ओर खींच या रिपेल कर रहा होगा। मान लो कोई तीसरी डिस्टेंस पे R3 डिस्टेंस पे एक नया चार्ज Q3 है, ये भी इसे अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होगा। तो ओवरऑल देखो इन दोनों की, क्योंकि ये टू पार्टिकल इंटरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच लग रहे चार्ज, इन दोनों के बीच लग रहे फोर्स पे ये वाला फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स लगेगा, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वही लगेगा, इनके बीच भी वही लगेगा, लेकिन ये टोटल फोर्स इतना ही सिर्फ नहीं फील करेगा, सिर्फ इतना ही नहीं, सबका सम अप फील करेगा। तो वही इसके बारे में सोचा इन्होंने कि भाई ये कितना फोर्स फील करेगा, तो ये जो टोटल फोर्स नेट फोर्स ऑन Q, नेट फोर्स नहीं किस पे, Q पे, ऑन Q पे क्या बोले थे कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दी अदर फोर्सेस चार्जेज, ऑल दी चार्जेज ऑन Q। तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं ये इस पे फोर्स लगाया F1 प्लस ये इस पे फोर्स लगा रहा है मान लो F2, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F3, और ये सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम कैसे करते हैं आपको पता है, नहीं तो हम बता देंगे, समझ गए बात को। तो ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक, नोट कर लो तो फटाफट। प्रॉब्लम से समझाएं तुम्हें कैसे करेंगे, लिख तो सकते ही हैं लेकिन उसमें सोच के लिखना पड़ेगा। चलो छोड़ो, टोटल वेक्टर सम करेंगे। अब वेक्टर सम कैसे करते हैं, तो देखो बाबू, पॉपुलर रूल है कि अगर दो वेक्टर है P और Q, अगर इसके बीच एंगल थीटा हो तो वेक्टर सम कैसे करेंगे, P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। वेक्टर सम ऐसे नहीं करते हैं, परंतु इसमें कुछ कुछ स्पेशल केस अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आसान हो जाता है ये वाला। जैसे अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपने P निकाला, ये भी इधर रहा और Q भी इधर आ गया, P और Q दोनों एक ही तरफ आ गया, तो इसके बीच क्या हो जाएगा देखो cos 0 होता है 1, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये रूट खत्म हो जाएगा तो सीधा क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q के बराबर। सीधा सीधा जोड़ देना है। अगर मान लो 90 डिग्री हो जाए, और ज्यादातर फेमस यही केस होता है कि 90 डिग्री पे, तो ये रहा P और ये रहा Q, तो 90 डिग्री पे cos 90 होता है 0, और सीधा आपको R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। तीसरी बात, अगर 180 रहेगा, P इधर और Q इसके अपोजिट मुंह फैलाए हुए हैं, तो इस केस में दोनों माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos 180 होता है -1, और ये हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका A माइनस बी। अब बोलोगे सर A माइनस बी की B माइनस A, बड़ा माइनस छोटा, खुश, समझ गए बात को। हाँ, तो इस तरह से आप दो इसको सम कर सकते हैं, वेक्टर सम। इसके बाद आपको हो सकता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP या GP भी कभी कभी आ जाए, तो क्या सम ऑफ, हेल्पलाइन में ही अगला लिख लीजिएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ SN AP का, नहीं AP में सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, याद है आपको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये AP का टर्म होता था। उसी तरह से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, याद है बाबू, बताए थे, बोलो बाबू रे, देखो बोलो रे, GP का A इंटू, लिख तो रहे, बोलो, हाँ, ऐसे बोलोगे, इतना बड़ा हो पाए, इतना बड़ा रही, छोटा होता था ना इसका, A इंटू 1 माइनस R पे पावर n, 1/r, 1 माइनस R, ये होता था क्या,
आर पे पावर n माइनस वन आर माइनस वन, हाँ आर माइनस वन, ये ठीक है। 1 माइनस आर नहीं होता है बाबू, आर माइनस वन होता है। नहीं है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तब देखो ये जनरल टर्म हुआ जीपी का, जीपी का जो जनरल टर्म होता है ना, उसका रिजल्ट होता है a इंटू आर पे पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। और अगर इसी में इन्फिनाइट टर्म होगा तो इन्फिनाइट टर्म का सम, हाँ इफ टर्म्स इन्फिनिटी, टर्म्स अगर इन्फिनाइट हो तो ये हो जाता है सम सीधा जीपी में कितना, a बाय 1 माइनस आर। ये सम ऑफ n टर्म्स, इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी होता है। आपको बोले थे कि ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। अब की बार हम लिख दिए, आप कभी लिखेंगे नहीं, नहीं बताएंगे, छाप लीजिए इसे। सुपरपोजिशन क्लियर हो गया। एक सवाल करा देते हैं ताकि ये कंसेप्ट, क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बनेगा जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक प्रॉब्लम चलते चलते पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे सवाल जो बनेगा, जैसे मान लो आपको कह दिया गया कि 3 चार्जेज है हमारे पास, 3 चार्जेज, समझ गए, 3 आइडेंटिकल चार्जेज हमारे पास। आइडेंटिकल चार्जेज का मतलब सबका चार्ज सेम होगा नहीं, और ये इस तरह से प्लेस्ड है कि अगर इन तीनों को मिलाएंगे ना एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3। मान लीजिए इसका साइड है A, तो नहीं लग रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होगा। हमसे पूछा गया, या ABC कर दो, ABC, हमसे पूछा गया कि फाइंड करना है आपको F नेट ऑन दिस चार्ज B पे, नेट चार्ज ऑन B पे फाइंड करना है, समझ गए। हमें फाइंड क्या करना है, नेट फोर्स, सॉरी नेट फोर्स ऑन B। तो B पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, A भी लगाएगा, C भी लगाएगा। अब आप बोलोगे सर चार्ज का नेचर तो बताओ, सिमिलर आइडेंटिकल चार्ज है तो मतलब सबका साइन भी सेम होगा, तो अब सब रिपेल ही करेगा। सुन लो कैसे बनाएंगे, एक सवाल देंगे तुम्हें होमवर्क में, पहले से देखो। अब क्या होगा, इस पे जो Q चार्ज होगा, ये Q चार्ज इस Q चार्ज को रिपेल कर रहा होगा इस तरफ, यस और नो, बोलो। अगर ये नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होगा ना, तो रिपेल ही करेगा ना। ये इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा नहीं, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A रिपेल करेगा। अब ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल करेगा ना, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, या ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये इसे किधर रिपेल करेगा, इधर नहीं, इधर धक्का मारेगा। तो ये हो गया आपका क्या, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। अब आपके पास 2 फोर्स हो गए, एक इधर दिख रहा है आपको, एक इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, और एक लग रहा है इधर, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। क्या इनके बीच का एंगल तुम्हें पता है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। बताइए इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो K Q1 Q2 बाय A स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका मैग्नीट्यूड करें, इसका मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाय A स्क्वायर, ये दोनों तो सेम है, मतलब ये भी अगर F होगा तो ये भी F होगा। लेट, तो 2 फोर्स को 60 डिग्री पे जोड़ देना है, मतलब अब आपको नेट फोर्स जो चाहिए वो होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60, यस और नो, का स्क्वायर रूट। अब बोलो F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, खत्म हो गया स्क्वायर रूट। ओवरऑल आया आपका कितना, 3F स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब रूट 3 टाइम्स ऑफ F। अब आपको पता है कि रूट 3 और F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू दोनों में से कोई भी रख सकते हो, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये रहा आपका नेट फोर्स ऑन। और पता इसका डायरेक्शन पूछा जाएगा तो डायरेक्शन इधर होगा ना, नहीं ये डायरेक्शन होगा इससे भी 30 डिग्री पे, या तो इससे भी 30 डिग्री पे। ये हो गया आपका नेट फोर्स। समझ पाए कैसे बना, इसे नोट कर लीजिए और एक सवाल होमवर्क कर लीजिएगा। ये सवाल होमवर्क रहेगा आपका कि 3 चार्जेस हमारे पास है, +2 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का।
हमसे पूछा गया है कि 3 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये भी इसे रिपेल करेगा, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। आपको पता है आगे क्या करना है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स हो जिसका लेंथ 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर हो। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, मिलते हैं कल नए सवाल के साथ। धन्यवाद।